नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़ी घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थी। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह पर एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक नायक आदमी हांडी लिए उनके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। वर्तमान में उनकी आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम नीलकंठ सिंह था, जिसके उसने कुछ दिनों के परिश्रम से उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। नीलकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस नित्य प्रिय गुण को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कीर्तिमान बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधि पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके इस कमरे में प्राय खरील की सुरीली कर मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते की वेदों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपत्य होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं की विशेष प्रेमी थे, बल्कि वह बधुआ बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इन्हीं से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्सव से रामलीला होती और समय स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला की वही जन्मदाता थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक, कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को यह विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं था कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था, यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के जमींदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, सिंहरे, झाड़, फानूस, अनेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित जमींदार के भोगे पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़ी उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देव योग्य से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह तिल खोर कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपमती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूपमत सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कजत उनकी माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़ी धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ही यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उन्हें बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, यहाँ पर नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ा तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली न थी। रश्मि स्लीपर 7 लाई थी। यहाँ तक बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी। न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें।
यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सब सामान कभी देखा ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदीपुर ने कहा, घी सब मांस में ही पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से बावला मनुष्य जरा सी बातों पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह टिटाई बहुत बुरी लगी। तिनक बोला, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मेके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते, अब अनपढ़ अक्षर ठाकुर से ना रहा गया। उनकी स्त्री का एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करती थी। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भली भूली हुई हो तो उसे मैं देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने कहा, हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध की मारी हवा में हिलाते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और प्रसाद का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आया। कहते हैं बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को यह नियमों संध्या समय घर आई और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगी। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भक्त पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुटाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंद ने बड़ी कस से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुम्हार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गई। वह भरी बैठी थी। यह हजर की बात कुछ तीखे थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी पर बल पड़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी बोली, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना न करता। श्रीकंठ बोला, सब साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया।
अब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात पर लेकर मेरे मौके वालों को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रह गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा ये सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध न आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटी बदलते रहे। उन्नीता के कारण पलक तक न झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाण होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार कई अपने मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठी और बोले, क्यों? श्रीकंठ कहता है, इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कहीं बात तक चिंता नहीं, कोई एक भी दो कह ले वहाँ तक मैं सह लेता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करती हो, इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ बोला, इतना मैं जानता हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव के कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदार दाता हूँ, उनके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ धन नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे अब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोल, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ जी नहीं। उसकी क्रूरता का आवेग के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब तक सुना कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता के लड़ने की तैयारी है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य थे कि जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए ये किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह अपनी कलह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महाअनुभवों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने घर पर आ बैठे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावनाओं को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, इस द्रोहियों को ताली बजने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झुंझलाए हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डेबटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के हाथ अब इस घर में नहीं रह सकता।
बेनी माधव सिंह, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तो तुम उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ बोला, उसकी यह दृष्टा को मैं कदापि नहीं सह सकता। यहाँ तो वही घर में रहेगा या मैं रहूं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यहाँ जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़ी भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस न हुआ था श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का भी पी ले, खान पान खा ले। बाप का भी इतना सम्मान न किया करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी भी उसे घुटकता न था। वे इलाहाबाद से आते तो उसके सिवा कुछ ना कुछ लेके आते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने भी बदवा दी थी। पिछले साल जब उनके अपने से जोड़े जवान को नागपंचमी के दंगल में पठा दिया था तो उसने पुलकित होकर अखाड़े में जी भरकर उसे गले लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटा दिए थे। ऐसी भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं था कि अपने किए पर पछतावा रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूंगा भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उससे समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयी की मूर्ति बनी हुई पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय नहीं कर रही हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कहकर उसे 2-4 चमाते ही लगा देता तो उसे दुख न होता, पर भाई का यह कहना कि मैं उसका मुख सूरत ही नहीं देखूंगा, लाल बिहारी से सान आ गया। वह रोता हुआ घर पर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई ना समझे कि रोता है। वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया से निश्चय कर लिया है कि वह मेरे साथ नहीं घर में रहेंगी तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सीधी आंखें लाल किए हुए बाहर से आई। भाई को खड़ा देखकर तो गणा की आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गई, मानो उसकी परछाई से दूर भागती हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब पछता रही थी। वे स्वभाव से ही दयावती थी, उसको अपने तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर रुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर वह भय भी लग रहा था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कही तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा न गया, क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मल का मैल धोने के लिए नैन जल के उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला जा रहे हैं, उन्हें रोक लो, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहा यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोला, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगी, उन्होंने बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह न दिखाऊं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से बाहर निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे सिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे हुए बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाती हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मुझे ना रोको, मेरे यही योग्य है। आनंदी उन्हें अपने सौगंध खाकर हाथ खींच लिया। लाल बिहारी, जब मुझे मालूम हो जाए कि भैया मेरी मुंह देख लेंगी तब ही मैं आ सकता हूँ। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देना चाहती हूँ, तुम्हारी ओर से मैं तनिक भी मेल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। बाहर आकर भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रहे। सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, आपके सिवा आप जो दंड देंगे
मैं सह लूँगा, लेकिन आपके सिवा मैं कहीं नहीं जा सकता, श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा। लल्लू, इस बात को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर जो चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलता देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़ी घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना देती हैं। गांव में यह जो वरदान जिसने सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंद की उदारता को सहारा और कहा, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।